नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉलिट में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है मार्क्सवादी विचारधारा। इस पर पहला वीडियो मैंने बना रखा है, सेकंड पार्ट है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वर्गीय समाज में राजनीति का वर्गीय स्वरूप समाप्त हो जाएगा। मार्कस और एंगल्स के अनुसार मजदूरों की तानाशाही केवल संक्रमणकालीन व्यवस्था है। तो मार्कस एंगल्स कहते हैं कि जो मजदूरों की तानाशाही है वो कुछ ही टाइम की है और अपने आप ही वो धीमे धीमे समाप्त हो जाएगी। पूंजीवाद का संपूर्ण विनाश हो जाएगा तो अपराध की भावना अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो मार्कस एंगल्स का मानना है जब पूंजीवाद समाप्त होगा तो अपराध भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद व्यवस्था माना जाता है कि मनुष्य ही मनुष्य का क्या करता है, शोषण करता है। धीरे धीरे ना पुलिस की आवश्यकता रहेगी और ना जेल या अदालतों की। तो इनका मानना है कि जब पुलिस की आवश्यकता नहीं रहेगी और अदालतों की नहीं, क्योंकि जब अपराध खत्म होगा तो इनकी जरूरत वैसे भी नहीं पड़ने वाली है। एंगल्स ने इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए द स्टेट शैल विदर अवे वाक्यांश का प्रयोग किया है। अब अपराध मिट जाएगा तो यह स्वाभाविक ही है कि पुलिस, जेल, अदालतें, मजिस्ट्रेट व अधिकारी निरर्थक लगने लगेंगे। जब अपराध खत्म हो जाएगा तो इन लोगों के पास भी काम नहीं रहेगा, अब ये भी क्या हो जाएंगे, बेल्ले बैठेंगे। नूतन आदर्श समाज न केवल वर्गहीन होगा बल्कि राज्यहीन होगा। और जो नया समाज बनेगा, जिसका निर्माण होगा, वो कैसा समाज होगा, वर्गहीन और राज्यहीन, जहाँ ना राज्य की जरूरत होगी ना वर्गों की जरूरत होगी, क्योंकि वहां क्या होंगे, लोग समाज में एक साथ रहना स्टार्ट कर देंगे। यह साम्यवाद की स्थिति होगी और ये कैसा समाज बनेगा, एक साम्यवाद, जो मार्क्सवादी शिक्षाओं का उपास्य लक्ष्य है। तो ये किसके उद्देश्य से बनेगा, मार्क्सवादी की उद्देश्य से साम्यवाद की स्थापना होगी। एंगल्स ने इसे संपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति माना है। मार्क्सवादी इसे स्वर्णिम काल की संज्ञा देते हैं और मार्क्सवादी से क्या मानते हैं, स्वर्णिम काल बनने वाला है। कौन सी स्थापना करके, साम्यवाद की स्थापना करके। शुरू में लेनिन की यह धारणा थी कि एक ऐसा युग आवश्यक आएगा जिसमें राज्य संस्था की आवश्यकता न रहेगी। तो लेनिन का मानना था कि एक ऐसा युग जरूर आएगा जहां पे राज्य जो संस्था है उनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, तो साम्यवाद में उसकी जरूरत नहीं होती है। परंतु बाद में उसका यह सुनिश्चित अभिमत था कि जब तक साम्यवाद व्यवस्था पूर्णतः खतरे से रहित नहीं बन जाती तब तक राज्य संस्था आवश्यक विद्यमान रहेगी। उसका मानना यह भी है कि जब तक आप साम्यवाद को खतरे से बाहर नहीं निकाल लेते तब तक आपको राज्य की आवश्यकता है। जैसे ही साम्यवाद खतरे से बाहर आ जाएगा आपको राज्य की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होने वाली है। स्टालिन ने इस संबंध में कहा है कि मार्क्सवादी व्यवस्था में राज्य का स्वरूप बदल जाता है। और स्टालिन कहते हैं कि मार्क्सवादी व्यवस्था में राज्य का स्वरूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। वह शोषण का यंत्र न रहकर सार्वजनिक कल्याण का साधन बन जाता है। अब क्या होता है, राज्य का उद्देश्य जो होता है वो शोषण ना करके लोगों का कल्याण करने का कार्य करने लग जाता है। इसलिए साम्यवाद व्यवस्था में राजनीति का वर्गीय स्वरूप जरूर समाप्त हो जाएगा। जब साम्यवाद की स्थापना होगी तो पूंजीवाद में जो वर्गीय समाज बना होता है उसकी क्या हो जाएगी, अब समाप्ति हो जाएगी। राजनीति प्रक्रिया का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी समाज की वर्गीय संरचना पर प्रकाश डालते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि राज्य की संस्था पर उस सामाजिक वर्ग का नियंत्रण होता है जिसके हाथों में उत्पादन व वितरण के साधन केंद्रित हैं। तो मार्क्सवादी व्यवस्था में उन व्यक्तियों के पास ज्यादा पावर होती है जिनके पास क्या होता है, उत्पादन और वितरण के साधनों पर कंट्रोल या नियंत्रण उनके हाथों में होता है। मार्क्सवादियों ने सर्वहारा वर्ग के शोषण को चिरस्थायी नहीं माना। उनका कहना है कि पूंजीवाद का विनाश अनिवार्य है। तो कहते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है इनका जो शोषण है वो चिरस्थायी नहीं है, मतलब हमेशा के लिए इनका शोषण नहीं होता रहेगा, ये भी कभी ना कभी खत्म जरूर होगा। मार्क्सवाद एक क्रांति का पैगाम है। तो मार्क्सवाद का एक क्रांति का पैगाम है, मतलब इसमें उद्देश्य क्या होता है, क्रांति करना। मार्क्सवादियों ने उन विधियों का विस्तार से विश्लेषण किया है जिन्हें अपनाकर बुर्जुआ वर्ग का अंत किया जा सकता है। तो मार्क्सवाद ने किसे अपनाया है, जिससे बुर्जुआ वर्ग का अंत किया जा सकता है, मतलब शोषण करने वालों को किया जा सकता है, इसमें अंत किया जा सकता है। अतः मार्क्सवादी राजनीति के अंतर्गत वर्ग संघर्ष, क्रांति के सिद्धांत और श्रमिकों की तानाशाही का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हम इन तीनों पर संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे।
फर्स्ट पॉइंट है वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स का कहना है कि वर्गीय समाज जीवन परस्पर विरोध से परिपूर्ण है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो वर्गीय समाज है वो जीवन परस्पर मतलब आपस में क्या है, विरोधों से भरा हुआ है। मानवता का इतिहास संघर्ष और युद्धों का इतिहास है। तो मानवता का क्या इतिहास रहा, हमेशा स्ट्रगल, संघर्ष और युद्ध ही करना, उसका एक सिस्टम चलता आ रहा सदियों से। परस्पर राष्ट्रों के बीच भी संघर्ष चलता रहता है और जो आपस में राष्ट्र होते हैं उनमें भी क्या होता है, संघर्ष चलता रहता है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी संघर्ष चलता रहता है। यहाँ जिन विभिन्न वर्गों की चर्चा की जाती है वे धार्मिक या जातीय वर्ग ना होकर क्या है, आर्थिक वर्ग है। तो आर्थिक वर्ग में ज्यादा संघर्ष होता रहता है। इतिहास विभिन्न आर्थिक वर्गों के पारस्परिक संघर्ष की एक लंबी कहानी है। तो आर्थिक वर्ग की जो संघर्ष है वो बहुत सदियों से चला रहा है, कि लंबी कहानी उन पर। गुलामों का सदैव अपने स्वामियों से संघर्ष चलता रहा है। पहले टाइम पे क्या होता था, गुलाम व्यवस्था चलती थी जिसमें दास बनाए जाते थे। तो दासों ने भी कई सदियों तक क्या किया, अपने मालिकों के साथ संघर्ष किया है। कृषक दासों का सामंतों से और मजदूरों का पूंजीपतियों से संघर्ष आज भी जारी है। वर्तमान पूंजीवाद व्यवस्था में मजदूर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। आज के टाइम पे भी मजदूर का अपने मालिक से संघर्ष है, वह तो केवल भाड़े का टट्टू बनकर रह गया है। सभी मजदूरों का कष्ट, दुख, दर्द एक जैसा है। दूसरी ओर सभी पूंजीपतियों के एक जैसे हित हैं। जितने भी मजदूर हैं वो एक जैसे, और जैसे जितने भी पूंजीपति हैं वो सारे एक जैसे हैं। ऐसी स्थिति में पूंजीवाद समाज स्पष्टता दो वर्गों में बंट गया है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। तो इससे हो गया, एक हिस्सा बन गया पूंजी वर्ग का, एक हो गया मजदूर वर्ग का, जिनके वर्गीय हित एक दूसरे के विरुद्ध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों वर्गों के मध्य वर्ग संघर्ष चलेगा। तो इन दोनों के बीच क्या चलेगा, वर्ग संघर्ष, आपस में क्या होगा, टकराव और लड़ाई की स्थिति उत्पन्न होगी। वर्ग सहयोग नहीं जिसकी कामना उदारवादियों ने बड़े जोर शोर से की है, और इनमें वर्ग संघर्ष क्या होगा, बढ़ेगा। और जिसकी सहयोग नहीं, जिसकी कामना उदारवादियों ने बड़े जोर शोर से की। वर्ग संघर्ष का प्रमाण इतिहास देता है। तो वर्ग संघर्ष क्या है, कई सदियों से चलता आ रहा है, इसका इतिहास में भी प्रमाण हमें मिलता है, जो एक सच्चाई भी है। सेकंड बने क्रांति का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष के कारण परिवर्तन चाहने वाली शक्तियां निरंतर मजबूत बनती जाती हैं। अब जो शक्तियां हैं जो परिवर्तन चाहती है वो क्या होंगी, मजबूत होती चली जाएंगी। पूंजीपति वर्ग परिवर्तन का विरोध करता है। जो पूंजीपति वर्ग है वो साम्यवाद का क्या करता है, विरोध करता है। धीरे धीरे समाज क्रांति की ओर उन्मुख होता है और समाज क्या होगा, क्रांति की ओर जाता जाएगा। पूंजीपति व्यवस्था क्योंकि श्रमिकों और किसानों के हितों में कभी काम नहीं करती, इसलिए श्रमिकों और किसानों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता कि वे बलपूर्वक सत्ता को हथिया लें। अब देखिए, जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है इसमें श्रमिकों और किसानों के लिए कोई काम नहीं किया जाता। तो इन दोनों वर्गों को क्या करना चाहिए, सत्ता जो होती है उसको अपने हाथों में ले लेना चाहिए और पूंजीवाद का विनाश कर देना चाहिए। कार्ल मार्क्स के शब्दों में क्रांति वह दायी यानी प्रसव कारणी शक्ति है जो नए समाज रूपी शिशु के जन्म में मदद देती है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्रांति क्या एक दाई की तरह है। क्यों, एक दाई नए बच्चों को जन्म देती है, जैसे उसी प्रकार क्रांति भी एक नए समाज को जन्म देती है। क्रांति के माध्यम से ही मजदूरों को सत्ता हथियाने का मौका मिल सकता है, और क्रांति के माध्यम से ही श्रमिकों या किसानों, मजदूरों, इनको क्या होगा, अब सत्ता हथियाने का मौका मिलेगा। लेनिन की तो यही धारणा थी कि जो लोग धीरे धीरे समाजवाद लाने यानी विकासवादी समाजवाद में विश्वास रखते हैं वे भूखों की दुनिया में रह रहे हैं। तो लेनिन कहते हैं कि जो समाजवाद लाने की विकासवादी और विश्वास रखते हैं वो किस दुनिया में रह रहे हैं, भूखों की दुनिया में रह रहे होते हैं। उन्होंने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य किस प्रकार पुलिस, सेना और प्रशासन में घुसपैठ करके क्रांति के मार्ग को प्रशस्त करे। वो ये भी कहते हैं कि प्रशासन व्यवस्था में जाइए और क्रांति कीजिए और साम्यवाद की स्थापना करने में आप मदद कीजिए। थर्ड पॉइंट है श्रमिकों की तानाशाही। क्रांति द्वारा सत्ता को हथिया लेने के बाद श्रमिक वर्ग धीरे धीरे एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें सभी को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हों। तो समाजवाद की अब स्थापना हो जाएगी तो श्रमिक वर्ग की जो तानाशाही है वो कुछ ही समय तक रहेगी, हमेशा के लिए ना रह के। इसके लिए सबसे पहला काम यह होगा कि पूंजीवादी ढांचे को पूर्णतः तहस नहस कर दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्क्सवादियों ने कुछ काल के लिए मजदूरों की तानाशाही की प्रक्रिया पर बल दिया।
और ये भी कहा है कि जो पूंजीवाद व्यवस्था होती है इसको बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए और मजदूरों की तानाशाही चलने दीजिए। श्रमिकों की तानाशाही के दौरान विधानमंडल, न्यायपालिका, पुलिस, सेना, सिविल कर्मचारी और शिक्षण संस्थाएं ये सभी केवल एक दल यानी साम्यवादी दल के नेतृत्व में कार्य करेंगे। जितनी भी संस्थाएं हैं वो एक ही विचारधारा को मानेगी, वो विचारधारा है साम्यवादी विचारधारा। भूमि और उत्पादन के साधन सरकार के हाथों में आ जाएंगे। विरोधियों और देश के बाहर भाग जाने वाले लोगों की संपत्ति पर सरकार अपना कब्जा कर लेगी। जो पूंजीपति वर्ग है, जो अगर वो देश छोड़ के भाग जाएगा, उसकी जो संपत्ति होगी उस पर कौन कब्जा कर लेगा? साम्यवाद कब्जा कर लेगा। बैंक, यातायात के साधन और कल कारखानों पर भी श्रमिकों की सरकार का ही नियंत्रण होगा। हर सेक्टर पे क्या हो जाएगा? श्रमिकों का नियंत्रण हो जाएगा। प्रत्येक को योग्यता के अनुसार श्रम करना पड़ेगा तथा सभी को जीविका उपार्जन करने का अधिकार हासिल होगा। तो आप जो श्रम करोगे, मेहनत करोगे, उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा और आपको जीविका उपार्जन मतलब काम करने का सबको अधिकार होगा। तानाशाही से कार्ल मार्क्स का उद्देश्य क्रांति और क्रांति द्वारा जनित उस व्यवस्था से है जिसे में राज्य की शक्तियों का उपयोग क्रांति के शत्रुओं के दमन के लिए किया जाता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्रांति क्या है? के माध्यम से आप शक्तियों का उपयोग करोगे और शत्रुओं का क्या करोगे? दमन करोगे। यह स्थिति क्योंकि संक्रमणकालीन है इसलिए यह निरंतर नहीं रहेगी, अर्थात प्रतिक्रियावादी तत्वों, रुझानों, शोषण की रही सही प्रवृत्तियों के दमन के पश्चात इसका स्थान समाजवादी व्यवस्था ले लेगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता अनुसार कार्य किया जाएगा तथा उसके कार्य के अनुसार में उसे पारिश्रमिक दी जाएगी, अर्थात व्यक्ति द्वारा किए कृत्य का प्रतिफल उसे ही प्राप्त होगा, किसी अन्य को नहीं। तो समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा कि जो व्यक्ति जो कार्य करेंगे उसका प्रतिफल उसको मिलने वाला है, दूसरों का नहीं। जैसे पूंजीवादों में देखिए, श्रमिक बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ ज़्यादातर उठाने वाला होता है पूंजीपति वर्ग। तो लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में इसका उल्टा होता है। दूसरे शब्दों में मानव समाज से शोषण का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा, जो वर्ग समाज की आधारशिला है। और इसमें क्या होगा कि व्यक्ति के द्वारा जो शोषण होता है वो भी समाप्त हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है वर्गहीन समाज व्यवस्था। प्रश्न यह है कि श्रमिकों की तानाशाही कितने दिन चलेगी? तो श्रमिक इनकी तानाशाही कब तक चलेगी? मार्कस का कहना है कि श्रमिकों की क्रांति से न केवल पूंजीवादी व्यवस्था का ही विनाश होगा बल्कि धीरे धीरे राज्य की संस्था भी समाप्त हो जाएंगी। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसी पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होगी, इससे धीरे धीरे जो संस्थाएं होती है राज्य की वो भी समाप्त होने लगेंगी। पूंजीवादी व्यवस्था के समाप्त हो जाने के बाद वर्ग संघर्ष क्योंकि खत्म हो जाएगा, इसलिए स्नेह राज्य विहीन व्यवस्था की ओर समाज अग्रसित होगा। जैसी पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होगी, इससे क्या होगा? वर्गों में संघर्ष खत्म होगा। जब वर्गों में संघर्ष खत्म होगा तो राज्य की आवश्यकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। उस व्यवस्था में आर्थिक दृष्टि से सभी संतुष्ट होंगे और सामाजिक दृष्टि से भी सब समान होंगे। तो इसमें क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक रूप से सब क्या होंगे? एक समान होंगे। अतः श्रमिकों की तानाशाही कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी राज्य को तो समाप्त किया जाता है, तो कहते हैं कि पूंजीवादी राज्य है उसको समाप्त कर दिया जाता है, परंतु श्रमजीवी राज्य धीरे धीरे सुख सिकुड़कर अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो श्रमजीवी जो काम वाले लोग होते हैं, इनके द्वारा जो गठन किया गया व्यवस्था का, वो भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रूसी क्रांति के नेता लेनिन शुरू में यही कहते थे कि राज्य की संस्था का लोप हो जाएगा। तो लेनिन कहता है कि राज्य की जो संस्था वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, परंतु बाद में उन्होंने यह कहा कि जब तक साम्यवाद के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा शेष है तब तक राज्य संस्था कायम रहेगी। लेनिन कहते हैं कि आप जब साम्यवाद की स्थापना कर रहे हो और उसमें लगता है कि आपको कोई खतरा आने वाला है, तब तक राज्य की आपको आवश्यकता है। जब आपको लगे कि राज्य सुरक्षित है तो आप इसको खत्म कर सकते, साम्यवादी व्यवस्था सुरक्षित है, आप राज्य का अंत कर सकते हो। लेनिन की यह अवस्था पूंजीवाद के चरम रूप साम्राज्यवाद के संदर्भ में है, जो नितांत समायोजित है। यह राज्य को निरंतर रूप से बनाए रखने का समर्थन किसी भी रूप में नहीं है। राज्य का लोभ भले ही ना हो, उसका वर्गीय रूप जरूर मिट जाएगा, अर्थात राजनीति का संचालन किसी वर्ग विशेष के हितों में ना होकर समाज के लिए किया जाएगा। तो समाजवादी व्यवस्था होती है, इसके अंदर जो राज्य का संचालन होता है वो समाज के अंदर होता है, किसी एक खास वर्ग के पास ना होके।